नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से चाइना की तरफ से भारत को लेकर के कई सारी बातें कही गई हैं, जिसका बेनिफिट भारतीय स्टॉक मार्केट को भी मिल सकता है, क्योंकि कई सारी कंपनियों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। शाम को 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार अमेरिका की तरफ से कई सारे बयान आए हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के बयान आए हैं, जो कि थोड़ा नकारात्मक है भारतीय बाजारों को लेकर के। जो टैक्स वाली बात है उसको लेकर के, उन सब दोनों का विस्तार पूर्वक आपके सामने बताऊंगा। कई सारे मार्केट में डेटा है, चार्ट है जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ और मुद्दे जो बाजारों को लेकर के कर प्रभावित करेंगे, कुछ स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्लेमर आपके नीचे दिखाई पड़ रहा है, उसको पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से ही आप अपना व्यू बनाइएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अब अगर हम निफ्टी की बात करिए तो जो बाजारों की शुरुआत आज रही है वो ओवरऑल ठीक रही है, लेकिन मार्केट जो है कल के ना हाई और ना लो के को ब्रेक किया। यानी आज की जो कैंडल है, अगर आप प्योर ट्रेडिंग के हिसाब से सोचिए तो एक इनसाइडर बार का जन्म हुआ। इनसाइडर बार का जन्म का मतलब वही होता है कि मार्केट कहीं नहीं गई, यानी कोई बड़ा मूवमेंट क्रिएट नहीं किया। कल के शाम के वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी कि कल उम्मीद आप रख सकते हैं कि बाजारों में कोई बड़ा काम नहीं होगा। ना कल मतलब हाई निकला प्रीवियस डे का सोमवार का, और ना आज हमने लो ब्रेक किया। जो भी हाई और लो हैं सोमवार के, वो जिस साइड को ब्रेक करेंगे मार्केट फिर अगले 150 से 200 पॉइंट का मूव उस साइड में लेती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आपकी नज़र जो है वो 24,850 पे होनी चाहिए। कल भी मैंने बोला 24,850 का चूंकि सोमवार का लो है, उसके नीचे का मतलब हो गया 24,800 आप पकड़ लीजिए। अगर उसके नीचे मार्केट जाती है तो थोड़ी निगेटिविटी रहेगी, और वहीं पर ऊपर की साइड में 25,050 को अगर बाजार ब्रेक करती है तो फिर बाजार में थोड़ी और पॉजिटिविटी रहेगी। और इन बिटवीन दोनों के ही मार्केट आज ट्रेड करती गई। लेवल के आने वाले वक्त की चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन अगर जो खबरें आई हैं उनको देखा जाए तो आज चाइना से कई सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं भारत को लेकर के। पहला तो भारत की जो मतलब जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, उन तरफों से बार बार अच्छी बातें चाइना के लिए भी कही जा रही हैं। जो हमारे एनएसए हैं उन्होंने भी चाइना को लेकर के डिस्प्यूट को लेकर के चीज़ों को कहा कि ठीक किया जा सकता है। वहाँ के भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि डिस्प्यूट जो भारत के साथ है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर चाइना ने हमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, आप जानते होंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहा जाता है, उनका जो उपयोग है वो बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है आज की डेट में। मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ईवी, आप चिप्स, कहीं पर भी जो भी सबसे बड़े अनुसंधान के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका यूज हो रहा है। और लगातार आपको मालूम होगा पिछले 6 महीनों में चाइना ने दुनिया भर के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर रोक लगाई। उसमें अब एक बड़ी चेंज होती दिख रही है कि उन्होंने भारत के लिए उसको अलाउ कर दिया है। तो अब भारत जो है इंपोर्ट कर सकता है चाइना से इसको, रेयर अर्थ मिनरल्स को, और उसका उपयोग कर सकता है, जिसके नाते ऑटो इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि शुरुआती चरण में ऑटो में एक बड़ा खर्च इसका होता है, जो चिप्स लगती हैं, आजकल डोर जो लगते हैं उनमें इसका यूज है। स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने कहा, डिफेंस, इन सभी क्षेत्रों में अब जो एक बड़ी दुविधा है कि ये कहाँ से आएंगे मैग्नेट्स। और भारत चाइना की जिस तरह के संबंध थे तो माना ही जा रहा था कि चाइना सबको तो अलाउ कर देगा, भारत को नहीं करेगा। लेकिन पिछले महीनों भर में जितनी बदलाव हुए हैं इन संबंधों में, उसके बाद उसने किसी और को ना करके भारत को सबसे पहले किया है। इसके साथ ही चाइना ने भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर को एक बूस्ट देने की कोशिश करी है। बेसिकली हम फर्टिलाइजर में रसिया के ऊपर डिपेंड हैं, ज़्यादातर यूक्रेन और रसिया से हम माल मंगाते हैं। इस साल हमारे देश में थोड़ी फर्टिलाइजर की कमी दिख रही है। जब आप ग्राउंड पे बात करिए तो नहीं है, खाद की कमी दिखती है बहुत सारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में। उसमें कारण यही है कि भाई जिस तरह से ये जो वॉर चल रहा है रूस वाला, यूक्रेन वाला, तो यूक्रेन से हमें उस तरह से खाद नहीं आई। हम वहाँ से लाते हैं यूरिया, बाकी चीज़ें, और उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर अपने देश में बेचते हैं। तो फर्टिलाइजर में हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं कच्चे माल को। उसको अलाउ किया है चाइना ने, कि चाइना ने कहा है कि भारत को अगर चाहिए तो हम उनको देंगे। तो ठीक है, वो हमारे लिए यानी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए अच्छा है। यद्यपि दिन के दौरान ये खबरें आती रहीं, फर्टिलाइजर कंपनियों में आज आपने तेजी देखी है, जो सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनमें भी और जो प्राइवेट हैं उनमें भी। लेकिन कुछ एक में, जैसे फैक्ट ने करीब 1,000 रुपए के रेंज पकड़ने लग गया है। फैक्ट अब
लेकिन कोरोमंडल जो जिसने थोड़ा सा रिजल्ट खराब दिया था, जबकि रिजल्ट बहुत खराब नहीं था लेकिन थोड़ा खराब था और वो जो गिरा था वो अभी वहां से रिवर्स कर रहा है। लेकिन हाँ, उस पूरे सेक्टर के लिए अच्छी खबर तो है ही है। साथ में एक और बड़ी खबर है, भारत सरकार ने जो आपको मालूम होगा जीएसटी कट को लेकर के बात की जा रही है, उसमें जो एग्रीकल्चर है उसके लिए नोटिफिकेशन आया है कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी है, उसके लिए जो जीएसटी होगा वो 0 पे किया जाएगा, जिसका सीधा संबंध होगा कि जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उन पर आपको काफी सस्ता हो सकता है। लेकिन इसमें ट्रैक्टर्स नहीं है, तो चूंकि वो ऑटो पार्ट है, वो मशीन है, तो उसको नहीं, लेकिन जो बाकी संयंत्र हैं, पंप हो सकते हैं, जो और बाकी कल्टीवेशन की चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जो मशीन्स हैं, उनका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो यानी अब जब उनको बाई करने आप जाएंगे तो वहां पर सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी इसको नोटिफाई किया गया है, लेकिन पास तो ये जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होगा, तो कल रेट नहीं घटने वाले हैं। लेकिन हाँ, उन कंपनियों को जो इससे रिलेटेड काम करती हैं, जैसे शक्ति पंप हो गया, ओसवाल पंप हो गया, जैन इरिगेशन हो गया, इस टाइप की कंपनियों में इद्दब की दिन के दौरान आज तेजी रही है। ओसवाल पंप तकरीबन 4% ऊपर, कई सारी जो इस टाइप से जुड़ी कंपनियां हैं वो ऊपर रही हैं। लेकिन हाँ, ये खबर है और इसका इंपैक्ट कुछ आने वाले वक्त तक भी जारी रह सकता है। किसी भी गिरावट में अगर ये स्टॉक्स रहेंगे, नीचे आएंगे, तो उनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लोग खरीदेंगे, क्योंकि ये खबर थोड़ा लंबे समय तक चलेगी। सेल में जो ग्रोथ है वो आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ जो इंडिया सेंट्रिक चीजें हैं भारत की तरफ से। भारत ने लेकिन आज दिन के दौरान एक बात कही कि जो ब्रिक राष्ट्र हैं उनको जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ट्रेड जो है आपस में हम अपनी करेंसी में करें। दोबारा से उस बात को कहा गया। जब ये बात कही गई उसके बाद, जबकि ये बात पहले भी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर शाम को जो कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात कही है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ने भी बात कही है, वहां पर फिर वापस से भारत को लेकर के बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन संकट के ऊपर थी। अगर वहां से जुड़ी बातें कही जाए तो रूस और यूक्रेन के संकट से थोड़ा सा अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शायद वो जो बातचीत चल रही है वो उतनी सुखद नहीं रही है जितनी सुखद फोटो में दिख रही है। उन्होंने ये कहा है, ट्रंप ने ये कहा है कि पुतिन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो डील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यानी उन दोनों को आपस में बैठने देना चाहिए, यानी जेलेंस्की और पुतिन को आपस में एक बार बात करने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यूरोप चाहता है कि इन दोनों ही देशों के बीच में शांति हो जाए जल्दी से, और यूरोप ने एक प्रस्ताव भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक फंड देंगे यूक्रेन को और यूक्रेन उनसे हथियार खरीद सकेगा, उस फंड से हथियार खरीद सकेगा अमेरिका से, यानी अमेरिका अपने हथियार यूक्रेन को बेच सकेगा, पैसे देगा यूरोपियन यूनियन, लेकिन इस शर्त पे कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। और ये बात काफी हद तक मानी जाने वाली लगती भी है कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, लेकिन पैसे मिलेंगे और उससे वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीद पाएगा। साथ में संभव है कि रूस जो है उसको सिक्योरिटी की बात कहे, लेकिन उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों आपस में प्रतिबंधी, अभी यूं कहिए प्रतिद्वंदी तो ही हैं। तो अल्टीमेटली इसको छोड़ा गया है और ये अभी कुछ और दौर की वार्तालाप जब होगी उन दोनों देशों के बीच में उसके बाद निकल के आएगा। लेकिन भारतीय संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है वो ये बात कही है कि भारत के ऊपर जो टैक्स है, जो एक्स्ट्रा 25% का टैक्स है, वो संभव है कि लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात कही, वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, बेसिकली जो भारत अभी कुछ दिन पहले आए थे उन्होंने ये बात कही है कि भारत जो तेल खरीदता है रूस से, उसके ऊपर रिफाइन करके जब उसको बेचता है तो उसमें प्रॉफिट बनाता है, यानी प्रॉफिट बना रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन करता है और प्रॉफिट बनाता है। चूंकि भारत प्रॉफिट बना रहा है इसलिए भारत को टैक्स एग्जम्पशंस नहीं दिए जा सकते जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है, या जो 25% टैक्स लगाने की बात है रशियन तेल खरीदने के नाते, जो कि 27 अगस्त से भारत के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि वो हमको टैक्स नहीं हटा रहे हैं तो फिर उन्होंने इस बात की कोई चर्चा नहीं करी कि चाइना के साथ उनका ऐसा क्यों दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने भारत के संदर्भ में ये बात जरूर कही जो कि भारतीय बाजारों के लिए उतनी अच्छी बात तो नहीं है। साथ में जिस तरह से थोड़ा सा दुराव अभी बीच में चल रहा है हमारा और अमेरिका का, और इस जो बैठक चल रही थी जेलेंस्की वाली, इससे काफी उम्मीद थी भारत को कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खबर आएगा, वॉर रुकेगा या भारत के डीजल पेट्रोल की जो हम बेच रहे हैं उसके ऊपर कुछ बातें आएंगी। तो जो बात आई वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिखाई पड़ती है इस संदर्भ में।
अब इसके बाद जो आज दिन के दौरान कुछ एक महत्वपूर्ण बातें रही हैं, जिसमें बैंक निफ्टी को लेकर के या यूं कहिए पूरे इंडेक्स को लेकर के बातें हैं। सेबी का जो सर्कुलर आया है, ये पहले भी खबर रही है, मैंने इसको पहले भी कवर किया था इसी चैनल पे करीब 1 महीना पहले, लेकिन अब वो ऑफिशियली वो चीज आ चुकी है, सर्कुलर आ चुका है कि जो भी आपके इंडेक्स हैं जिनमें 12 यूं कहिए जो जिनमें भी 14 से कम कंपोनेंट्स हैं, यानी नंबर शेयरों की 14 से कम है, जैसे उसमें बैंक निफ्टी आता है, उसमें बैंक आता है, उसमें फिर निफ्टी आएंगे, तो इस टाइप के जो इंडेक्स हैं वहां पर कम से कम मिनिमम जो है 14 नंबर होना चाहिए, यानी 14 स्टॉक्स उसमें होने चाहिए। और वो ये जो है 14 स्टॉक में जो 3 प्रमुख होंगे उनका 45% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा, और एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं हो सकता है। तो इसमें इसके लिए जो प्रपोजल है अब ऑफिशियली भेज दिया गया है बीएससी और एनएससी के पास, और बोला यह गया है कि 8 जो सितंबर है तब तक जो है आप इसमें परिवर्तन करने वाली बात बताइए कि आप इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो खबरें हैं वो यही हैं कि बाकियों में, यानी जैसे बैंक एक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी नहीं बैंक एक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, इनमें तो एक झटके में परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका एयूएम जो है छोटा है। एयूएम का मतलब जो ईटीएफ्स हैं और उनकी जो एयूएम है वो छोटी है, तो वो एक झटके में परिवर्तन हो जाएगा, यानी 1 स्टेप में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसमें ये संशोधन करने में समय लग सकता है, चूंकि एयूएम बहुत बड़ा है, तो बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट लाइकली 3 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें इसका वेटेज जो है चेंज किया जाएगा। क्या उससे लॉट साइज पर या आपकी ट्रेडिंग पद्धतियों पे फर्क पड़ेगा, वो नहीं लगता है कोई बड़ा परिवर्तन वहां पर होता हुआ दिखेगा, लेकिन हाँ इससे स्पेकुलेशन थोड़ी कम होगी, जो कि बेहतर बात है। कहीं ना कहीं एक जो मूवमेंट है वो थोड़ी शांत होती हुई जरूर दिखाई पड़ेगी। अब अगर बाजारों के ऊपर दोबारा से बात करी जाए तो निफ्टी में करीब करीब अगर यूं पूरे बाजारों की बात की जाए तो करीब करीब 1900 स्टॉक्स में तेजी आपने देखी है, 1950 स्टॉक्स में तेजी देखी है, करीब करीब 750 स्टॉक्स में आपने मंदी देखी है। लेकिन जो मार्केट का इनर टोन है आज दिन के दौरान, एक समय वो कमजोर था, लेकिन शाम होते होते उस इनर टोन में थोड़ी मजबूती दिखी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप अपने हाईज पे क्लोज कर पाए। निफ्टी भी लगभग अपने हाई पे क्लोज करी है इंट्राडे बेसिस पर, लेकिन ये बात सही है कि दिन में कल का ना हाई निकाला, कल का ना लो निकाला, क्योंकि ऊपर की साइड में हमने 25,012 का हाई लगाया और नीचे की साइड में 24,873 का लो लगाया और तकरीबन 25,000 के आसपास क्लोज कर गए। तो ये पॉजिटिव है, बट एक मैंने जैसे पहले शुरुआत में बोला कि आज एक जो है यूं कहिए कि इनसाइडर कैंडल बनी, चूंकि इनसाइडर कैंडल है तो कल वाली जो हाई लो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर उसके ऊपर आप निकलेंगे, यानी अगर 25,050 के ऊपर निकलेंगे तो फिर 25,232 यानी 25,250 के लेवल जो हैं वो आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। नीचे की साइड में अगर आप 24,850 के नीचे जाएंगे, 24,800 आप नंबर रखिए क्योंकि वो एक बैंड के रूप में काम करेगा, तो 24,800 के नीचे जाएंगे तो उस केस में फिर आपके पास 24,600 तक के नंबर खुल सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से। क्या लगता है कि मार्केट किधर जाएगा? अगर एक व्यू रखा जाए, जिस तरह से चाइना ने थोड़ा सपोर्ट किया है और वहीं पर अमेरिका ने थोड़ा वापस से विरोध की वाली बातें कही हैं, तो शायद मार्केट वापस से साइडवेज रहेगा। मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज ही रहेगा। कल के दौरान भी पॉसिबल है कि एक इनसाइडर कैंडल बने, अगर इनसाइडर नहीं भी बनी तो कोई बहुत बड़े मूव्स की उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं, तो स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट पॉसिबल है, बट काफी स्लो मूव मेरे उम्मीद में मुझे लगता है कि अगर हम निकल भी गए 25,50 के ऊपर कल, तो फिर वही 25,100 के आसपास में जाके रुक जाएंगे। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर एफआईआई साइड से थोड़ा निगेटिविटी आई तो अगर हम नीचे की तरफ गए तो भी बहुत बड़ी मंदी कल के दिन में लगती नहीं है, क्योंकि अभी कई सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं और कोई यूं कहिए मार्केट के पास कोई बड़ा ट्रिगर तो दिख नहीं रहा है। कोई ट्रिगर चूंकि नहीं दिख रहा है इसलिए मार्केट बहुत साइडवेज लगती है। जीएसटी की जो खबर है उसको काफी हद तक हमने एब्जॉर्ब किया है, समय लगेगा उसको आने में भी, यानी उसको प्रूव होने में, उसको पास होने में, और उसको जो है मार्केट में उस सेल्स के हिसाब से उसको आने में, कल हमने बात करी थी, तो उसमें भी समय लगेगा। तो अभी मार्केट काफी साइडवेज जाता दिख रहा है। अभी फेस्टिव डिमांड के नाते जो डिमांड आनी है वो भी नहीं लग रही है। और आप ये याद रखिए कि अब हम लोग अगस्त के उस दौर में जा रहे हैं जहां पर अब जियोपॉलिटिकल खबरें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जापान जाएंगे 27 तारीख को, फिर वो जो है संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जाएंगे। वैसे ये सब बातें पब्लिक में हैं, लेकिन अब जब वो जाएंगे तो क्या वहां पे मैटर निकल के आएगा वो मालूम चलेगा। पुतिन आ रहे हैं
तो अभी दुनिया भर में जो जियो पॉलिटिक्स है वो बढ़ती नजर आएगी। और अभी अगर आप देखें, जबकि 18, 19, 20 तारीख में, अगस्त के आसपास में, तो ये वो दौर है जो कूलिंग पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में हमें मालूम नहीं है कि उस बैठक में क्या होगा। और हम कोई हम का मतलब है कि बड़े ट्रेडर की हम बात करें तो उनको ये समझ नहीं है कि हम क्या करेंगे, यानी किस प्रकार का बातें फोल्ड आउट होंगी। और हो सकता है इस पीरियड में जो अगले 4-5 दिन है, मार्केट काफी फ्लैटिश स्ट्रक्चर क्रिएट करे और बिल्कुल आराम करने के मोड में जाए और कोई बड़े मूवमेंट आपको देखने को ना मिले। स्टॉक स्पेसिफिक जो खबरें रहेंगी वहां मूवमेंट रहेगा। जैसे आज फोर्स मोटर ने दोबारा से नए हाइज लगाने की कोशिश करी है, ब्रेकआउट किया है। मारुति कल से लगातार बढ़ रहा है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट चल रहा है। ऑटो की खबर पे टीवीएस में मूवमेंट है, तो ऑटो एंसेलरीज, ऑटो के जाइंट्स में तेजी दिख रही है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर को लेकर खबर अभी बताई तो उनमें तेजी दिख सकती है, उनमें आज भी तेजी दिखी है। तो आने कुछ खबरें स्पेसिफिक न्यूज वाइज जो खबरें आएंगी, स्टॉक वाइज जो खबरें आएंगी, वहां के नाते मूवमेंट है। जहां पे छोटा मोटा ब्रेकआउट हो रहा है वहां के पे एक मूवमेंट है। जैसे आज भी जो फाइनेंस, जो आपकी बाजारों से जुड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो आनंद राठी है या मोतीलाल ओसवाल है, इस टाइप की कंपनियों में एक ब्रेकआउट्स की नजर दिखी है। लेकिन चार्टिकली उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट किए हैं, मगर ये बहुत सीमित स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इन स्टॉक्स में जहां पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वहां थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो हलचल बड़े स्टॉप लॉस के साथ ही आप काम करके आपको बच रही है। अदरवाइज वो क्या हो रहा है कि वो भी आपको जो है दिक्कत महसूस होती है। तो स्टॉप लॉस से छोटे लगा करके आप काम नहीं कर सकते इस मार्केट में, ये भी दिख रहा है। और साइडवेज मार्केट है, ऑप्शन सेलर की मार्केट है, तो इक्विटी में मौके भी आपको कम बन रहे हैं। और इसीलिए चार्टिंग की मैं रोज बात कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके मदद लेकर नहीं काम कर रहे हैं तो फिर आपको दुविधा जो है ज्यादा दिखाई पड़ रही है और मौके आपको कम फिर बनते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि इस प्रकार की मार्केट बहुत लंबे समय चल सकती है, सालों चल सकती है। और इसमें जो है टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चार्ट्स और बाकी डेटा, और उनका यूज करके ही आप इस मार्केट में ठीक काम कर सकते हैं। बेसिकली डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि डेटा बार बार दिन के दौरान बदलते रह रहे हैं। इस समय लगातार परिवर्तन हो रहा है। हाँ, FIIs की पोजीशन जो 92% शॉर्ट पे थी, अब वो घट के 90% पे जरूर आई है, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव डेटा जरूर बना है बाजारों को लेकर के। लेकिन वो 92-90 इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर की जो पोजीशन है, कैश की पोजीशन है, उसके नाते बहुत सारी उहापोह बनी रहती है। और वही देखने को मिल रहा है कि मार्केट फिलहाल तो साइडवेज हो चुकी है। और बैंक निफ्टी में जो दबाव दिख रहा है वो निश्चित रूप से, जिस तरह से HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज घटेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो है बैंक निफ्टी में परिवर्तन होगा, फाइनेंस में परिवर्तन होगा फिर निफ्टी में और बैंक एक्स में। तो चूंकि उसमें जो सबसे बड़े लोग हैं, यानी जो बड़े कंपोनेंट हैं, वो HDFC और ICICI है, तो उनका थोड़ा सा वेटेज कम होगा। और इसके नाते भी बैंक निफ्टी में आप थोड़ा दबाव पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। और वैसे भी HDFC और ICICI ने कई सारी परिवर्तन किए हैं, जिसके नाते उनका जो क्लाइंट है वो थोड़ा तो बाहर जाएगा, यानी कस्टमर उनका जो है थोड़े कम होंगे। लेकिन उसके बाद उनका मानना ये है कि अगले 6-8 महीने बाद उनकी जो बैलेंस शीट है वो और हेल्दी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल 4-6 महीने तो उनको क्लाइंट उनका जाएगा, तो उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और उसके नाते थोड़ा सा मार्केट जो है वहाँ पर मुनाफा वसूली देख रही है। तो चूंकि बड़े हैवी वेट हैं बैंक, तो बैंक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट और भी साइडवेज होती हुई दिख रही है। दिन के दौरान आज बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा था और वो साइडवेज ज्यादा ही लग रहा है। रिलायंस ने बाजारों को संभाला था। रिलायंस पर जो खबरें रही हैं, जियो को, जिस तरह से जियो ने अपने लोअर जो यूँ कहिए कि जो उनका प्राइस के जो रिचार्ज थे उसको खत्म कर दिया है। और अब जो उनके पास रिचार्ज बचता है वो 300 वाला ही है, मंथली प्लान जो है। तो जो कि 228 और समथिंग जो कुछ आता था वो समाप्त कर दिया है उन्होंने, 300 के आसपास वाला ही रहेगा। तो एक प्रकार से उन्होंने अपना रेट अप्रिसिएट कर लिया है। बट वो है कि मतलब बेस जो है प्रोडक्ट हटाने के नाते ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो उसके नाते रिलायंस आज थोड़ा सा मूवमेंट में रहा और इसलिए निफ्टी भी संभली रही। बट ओवरऑल साइडवेज मार्केट है और साइडवेज मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।